हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो अपनी पिछली जो वीडियो थी उसमें अपन ने विसरण के बारे में बताया था कि विसरण क्या है। आज जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है परासरण। परासरण ऑस्मोसिस। देखो परासरण भी एक विसरण की ही क्रिया है, विसरण की भांति होता है। इसमें भी अणु उच्च सांद्रता विभव क्षेत्र से निम्न सांद्रता विभव की ओर अणु एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गतिमान होते हैं, तो यह क्रिया कहलाती है परासरण। तो इसकी परिभाषा है, परासरण एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें विलायक या जल के अणु अपने उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन करते हैं। देखो परासरण भी एक विसरण ही है। विसरण में भी अणु उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर अणुओं का स्वतः अभिगमन होता है। अणु स्वतः गतिमान होते हैं, जिसमें अपन ने बताया था कि जैसे किसी तीव्र गंधयुक्त इत्र या और अन्य किसी पदार्थ, इत्र की शीशी को किसी बंद कमरे में खोला जाए तो उसके गंध के जो अणु हैं, कण हैं, वो उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर समान रूप से सभी जगह फैल जाते हैं। और इसी प्रकार से परासरण भी एक विशेष प्रकार का विसरण है। विसरण में जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का गमन, पर इसमें जो है वो विलायक या जल के जो अणु हैं, विलायक या जल के अणु अपने उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से गमन करते हैं। इसमें ये थोड़ा सा यह शब्द विशेष मायने रखता है कि इसमें अणु जो हैं अपने उच्च सांद्रता क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन करते हैं। इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली वो होती है जिसमें से विलायक के अणु तो पार हो जाते हैं, परंतु विलय के अणु उसमें के पार नहीं हो पाते, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो अब अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है कि वह झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु तो गुजर जाते हैं, परंतु विलय के अणु उसमें होके पार नहीं होते, वह झिल्ली जिससे
विलायक के अणु तो गमन कर सकते हैं, परंतु विलेय के अणु पार नहीं होते। ठीक है, तो परासरण और विसरण में मुख्य अंतर किसका है? अर्धपारगम्य झिल्ली का। उसमें भी अणु उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन कर रहे हैं। इसमें भी परासरण में भी ऑस्मोसिस जो है, इसमें भी अणु उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन करेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है कि वह झिल्ली जिसमें कि विलायक के अणु तो पार हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, परंतु उसमें विलेय के अणु नहीं पार होते। देखो जैसे इसको अपन एक प्रयोग द्वारा पढ़ेंगे। आलू का ऑस्मोसिस परासरण मापी अब परासरण दो प्रकार का होता है, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। देखो परासरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। परासरण दो प्रकार का होता है, अंतः परासरण एवं बाह्य परासरण। अंतः परासरण और दूसरा है बाह्य परासरण। तो परासरण कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। अंतः परासरण में विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, अंतः परासरण। बाह्य परासरण में कोशिका के अंदर से या कैविटी के अंदर से जल के अणु या विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलते हैं, तो वो कहलाता है बाह्य परासरण। तो इसका एक प्रयोग है, आलू का परासरण मापी। आलू का परासरण मापी, आलू की परासरण मापी गुहा के द्वारा अपन इसको दोनों क्रियाओं को अंतः परासरण एंडोस्मोसिस ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस दोनों क्रियाओं को देखते हैं। पोटैटो ऑस्मोस्कोप। इसमें देखो आलू की एक बड़ा आलू लेके उसके दो बराबर भाग करके उसमें एक गुहा बना लेते हैं तेज धारदार चाकू से।
इसमें बाहर एक बर्तन में जल भर के और इसकी गुहा के अंदर एंडो देखो, इसमें एंडोस्मोसिस अंतःपरासरण को समझने के लिए अपन एक बड़े आलू उसके तेज धारदार चाकू से उसके अंदर एक गुहा बना लेते हैं। गुहा में इसमें सांद्र विलयन शुगर सॉल्यूशन, शर्करा का सांद्र विलयन इसके अंदर भर दिया जाता है। आलू की गुहा के अंदर शर्करा का सांद्र विलयन भर दिया जाता है। फिर इस कटे हुए आलू की जो अपन ने गुहा बनाई है, ये इसकी दीवार हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करेंगी। पोटैटो ट्यूबर, आलू की ये जो भित्तियाँ हैं, झिल्लियाँ हैं, दीवार जो हैं, ये इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती हैं। इस गुहा के अंदर किसका विलयन भर दिया जाता है? शुगर का सॉल्यूशन इसके अंदर भर दिया जाता है, शर्करा का सांद्र विलयन भर दिया जाता है और फिर इसको किसी कांच के पात्र या किसी दूसरे पात्र जल से भरे हुए बर्तन में इसको रख देते हैं। इसमें जहाँ तक शर्करा का विलयन अपन ने बढ़ा है उसको पहले किसी पिन से, आल पिन से पॉइंट कर देते हैं, निशान कर देते हैं। फिर इसको कुछ समय के लिए ये क्रिया, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली से जल के अणु पार होने में कुछ समय लेते हैं, तो इस क्रिया को लगभग 3-4 घंटे तक इस पात्र में रख देते हैं। तो जल के अणु की सांद्रता कौन से भाग में ज़्यादा है? इसमें। तो इसमें से जल के अणु इस पोटैटो ट्यूबर से होती हुई, आलू की झिल्ली से होते हुए जल के अणु इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे ये गुहा के अंदर जो अपन ने सॉल्यूशन भरा है इसका धीरे धीरे स्तर बढ़ता जाता है, जैसे यहाँ तक इसका स्तर हो गया। तो इसमें जल के अणुओं का बाहर से अर्धपारगम्य झिल्ली या पोटैटो ट्यूबर के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य कर रही पोटैटो ट्यूबर जो है, इससे होकर जल के अणु अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए यह कहलाता है एंडोऑस्मोसिस, अंतःपरासरण। थोड़ा सा ध्यान से फिर देखें, अंतःपरासरण एक इस प्रकार से जिसमें जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवेश करके कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वो क्रिया कहलाती है अंतःपरासरण। अंतःपरासरण को समझने के लिए अपन आलू का ऑस्मोस्कोपिक, आलू का परासरण मापी, ये आलू की एक बड़ा आलू लेके उसके अंदर एक गुहा बना लेते हैं, उसके अंदर शुगर का सॉल्यूशन भर देते हैं। उस शुगर से भरे हुए सॉल्यूशन को किसी दूसरे पात्र में जल से भरे पात्र में उसको रख देते हैं। कुछ समय बाद, लगभग 3-4 घंटे बाद में
इस में से जल के अणु इस झिल्ली से होते हुए, यहाँ जल के अणुओं की सांद्रता ज़्यादा है, यहाँ जल के अणुओं की सांद्रता कम है, इसलिए जल के अणु उच्च सांद्रता क्षेत्र से या उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर झिल्ली से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए कोशिका के अंदर जा रहे हैं, इसलिए कहलाएगा एंडोऑस्मोसिस, अंतः परासरण। तो इस प्रकार से ये क्रिया कहलाई अंतः परासरण। दूसरा है एक्सोऑस्मोसिस, बाह्य परासरण। बाह्य परासरण में जस्ट इसके विपरीत क्रिया होती है। इसको जैसे अपन इस तरह से कहें कि अब अपन इस आलू के अंदर एक्सोऑस्मोसिस में जस्ट इसका विपरीत कर देते हैं और तो एक्सोऑस्मोसिस में इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। इसमें बाहर बर्तन में तो अपन शुगर सॉल्यूशन और गुहा के अंदर वाटर सॉल्यूशन ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। तो अब इसमें क्या हो गए कि विलायक कौन है? जल। तो विलायक के अणु इस आलू की गुहा से होते हुए बाहर इस शुगर सॉल्यूशन में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जल की सांद्रता, जल के अणुओं की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर इसमें जल के अणुओं की संख्या कम है। तो इसमें इस कोशिका गुहा जो अपन ने केविटी बनाई है, पोटैटो ट्यूबर जो बनाया है, इस गुहा के अंदर से जल के अणु इसमें, जैसे अपन ने यहाँ तक इसमें जल भरा, वो जल स्तर इसमें से क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा और इसके समान स्तर के समान बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जल के अणु अंदर से कहाँ आ रहे हैं? बाहर। इसलिए ये क्रिया कहलाएगी एक्सोऑस्मोसिस, बाह्य परासरण। थोड़ा सा ध्यान रखें, परासरण भी एक इस प्रकार की विसरण है जिसमें विलायक या जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। परासरण दो प्रकार का होता है, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। अंतः परासरण में तो विलायक के कण या कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं या कैविटी के अंदर प्रवेश करते हैं। एक्सोऑस्मोसिस में जल के कण या विलायक के कण कैविटी से बाहर अर्धपारगम्य झिल्ली, जो आलू की ये जो गुहा है, ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। तो इससे होके जल के अणु कोशिका से बाहर इस शुगर सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो ये क्रिया हुई बाह्य परासरण। तो इस प्रकार से परासरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अंतः परासरण और बाह्य परासरण, जिसको आलू के परासरण मापी पोटैटो ऑस्मोस्कोपिक यंत्र के द्वारा, इसको उपकरण के द्वारा अपन समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ अपना आज परासरण का पॉइंट, जिसमें अंतः परासरण और बाह्य परासरण को एक प्रयोग के द्वारा समझाया गया।